नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समर। मेरा नाम है नील। और आज हम इस सुनहरे दिन पर आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण, निर्णायकगण और सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय किया कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी, क्योंकि भारत में अधिकतर क्षेत्रों में ज़्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती है। इसलिए हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया और इसी निर्णय की महत्वता को प्रतिपादितता देने के लिए वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले हमारे विद्यालय के कुछ छात्रों निर्णायकगण का स्वागत करना चाहेंगे। भैरव पंडित मैम सुहाना का स्वागत कर रहे हैं। अब रिद्धि चेल्सी मैम का स्वागत करेंगी। अब जो स्वागत करेंगे अब स्वागत करेंगे मैम विनीता का। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले 9वीं कक्षा के छात्र निगढ़ वाले आपको हिंदी दिवस की महत्वता समझाएंगे। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षकों और मेरे भाई बहनों, आज हम यहाँ हिंदी दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हिंदी केवल एक भाषा ही नहीं, परंतु हमारी संस्कृति, पहचान और एकता का प्रतीक है। हिंदी में हमारे बहुत सारी भावनाएं और विचार हैं जो हमें जोड़ते हैं, इसलिए यह हमारी राजभाषा है। हिंदी साहित्य समृद्ध और विविधतापूर्ण है, जिसमें बहुत सारे महान लेखकों की रचनाएं हैं। आज की इस श्रेष्ठ दुनिया में भी हिंदी में आने प्रासंगिकता नहीं कोई है और विश्व में हिंदी बोलने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। हमें अपनी मातृभाषा को सम्मान देना चाहिए और इसे आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। हिंदी का ज्ञान केवल अपने देश में ही नहीं, परंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देना चाहिए। आइए हम सब हिंदी को अपनाएं और इसे बढ़ावा दें। धन्यवाद। देवी के साथ हम शुभ अवसर पर कार्यक्रम की शुरुआत करें। आप सभी ने कभी ना कभी बॉलीवुड के फिल्मी गानों के साथ अंताक्षरी तो जरूर खेली होगी, है ना? लेकिन आज 6वीं, 7वीं और 8वीं कक्षा के बच्चे आपके सामने ला रहे हैं मुहावरों की अंताक्षरी। शुरू करते हैं मुहावरों की अंताक्षरी। सबसे पहले मैं आपको नियम बता देती हूँ, आपको सिर्फ 10 सेकंड मिलेंगे जवाब देने के लिए, ठीक है? और हर एक पार्टिसिपेंट को आंसर देने का मौका मिलना चाहिए, ठीक है? प्रश्नोत्तर और पहला जो है उसमें आपको एक वर्णमाला दी जाएगी और उससे आपको एक मुहावरा बताना है, ठीक है? तो हम लोग पहले शुरू करते हैं रेड हाउस से। बताओ अक्षर बताओ। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऐसे ही कैसे करूं? You're correct. तो अब बढ़ते हैं येलो हाउस की तरफ। Your time starts now. Yes, you're correct. तो बढ़ते हैं ग्रीन हाउस की तरफ। ऐसे ही कैसे? तो बढ़ते हैं ब्लू हाउस की तरफ।
रेड हाउस के लिए कैश की चने चबाना, लोहे के चने चबाना, लोहे के चने चबाना जो करेक्ट। कैश बेचकर सोना, घोड़े बेचकर सोना, यस घोड़े बेचकर सोना जो करेक्ट। तीसरा प्रश्न है ग्रीन हाउस के लिए कैश बेचना, गलत जवाब। जवाब है पन्ने बेचना। पहला प्रश्न है रेड हाउस के लिए, इसमें आपको वाक्य क्या जाएगा और इसमें आपको उचित मुहावरा गाना है। सुरेश ने भाई के सारे कष्ट खुद छेद दिए किंतु भाई पर टेस्ट की। Anyone from the audience? Yes, you are correct. आज का आनंद। इसका मतलब है कि फिर कष्ट न हो। Question for the yellow house. छात्रों परीक्षा की पूरी तैयारी कर लो, समय निकल जाने पर टेस्ट व्यर्थ है। घोषणा व्यर्थ है, घोषणा व्यर्थ है, गलत जवाब। Anyone from the audience? जवाब है हाथ मंदी रह जाना। तीसरा प्रश्न है for the green house. गाड़ी तुम्हें चलानी नहीं आती पर टक्कर मारने का आरोप सामने वाले पर लगाओगे तो वह कैश कहेगा। उल्टा शोर फुटबॉल को डालती है। Yes, you are correct. ये अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस के लिए। क्रिकेट मैच में भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान खिलाड़ियों के टेस्ट छक्के छुड़ा दिए। Yes, you are correct. अभी शुरू होता है राउंड नंबर 4। इसमें आपको एक चित्र दिखाए जाएंगे और इस पर आधारित आपको मुहावरे बोलने हैं, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं रेड हाउस से। उंगली पर निशाना, उंगली पर बचाना, ये तो करेक्ट आंसर। इशारों से चलना, गलत जवाब। जवाब है फूक फूक कर कदम रखना, फूक कर कदम उठाना। आसमान से पर उठाना, गलत जवाब है आसमान से बातें करना। जवाब है सोने की तरह रखना। ओके, हमारे पास यहाँ पर टाई हो गया है। ओके, टाई होने की स्थिति में हम करेंगे टाई ब्रेकर राउंड। ओके, टाई हुआ है ब्लू हाउस और रेड हाउस में। ओके, हम 1 मिनट में ब्लू हाउस एंड रेड हाउस 1 मिनट में जो सबसे ज़्यादा मुहावरे सही मुहावरे कहेगा वही विनर कहलाएगा। आप लोगों को 1 मिनट दिया जा रहा है सोचने के लिए। अंगम ढीला होना, अंगम सिल जाना, अंगम प्रसन्न हो, अंगम सिल जाना, कमर सीधी करना, ताल मटोल करना, टका टकरा करना, झंडा गाड़ना, अपना भी खुला करना, उल्लू बनाना, गजबत खाली होना, अंगम प्रसन्न होना,
भारत वास्तव में दुर्भाग्य का राज है। यह हिमालय की गोद में बसा एक सुंदर और मनोरम स्थान है। यहाँ के लोग बुद्धिमान और मिलनसार हैं। ब्लूटो जहाँ हम केरल की समृद्ध और विविध संस्कृति का ओणम उत्सव मना रहे हैं। इसके जीवन पदार्थ से लेकर स्वादिष्ट व्यंजन तक केरल की धरोहर परंपरा और आनंद का एक ताना बाना है। दक्षिणापुरा रसोई क्षेत्र में पारंपरिक केरल व्यंजन तैयार कर रहे हैं। रविया आंगन में पतली दुपट्टे और फूलों की छोटी फूलों की सजावट कर रही है। आंगन को पारंपरिक केरल के लिए तैयार कर रहा है। मीरा सुनिश्चित करो कि अव्यय में सब्जियों और नारियल का संतुलन सही हो। यह केरल का एक विशेष व्यंजन है। हाँ हाँ, नारियल, तेल और मसालों की खुशबू जिस पहले से ही बना रही है। आज के उत्सव की तैयारियां करना हमारे संस्कृति त्योहारों की तैयारियां ताजा कर रहा है। हर एक तत्व धरोहर का एक हिस्सा दर्शाता है। बिल्कुल सही। केरल की संस्कृति परंपराओं से समृद्ध है, जो हमें एक साथ लाती है और हमारी जड़ों को मिलाती जाती है। राधा आदि और झुमझाने के साथ प्रवेश करती है। तैयारियां बहुत अच्छी होती है। यादें हैं थोड़ा काम पूजा बहुत अच्छा होता था और हम कभी करते थे और मामा बहुत करते थे। वो दीजिए दुकानदार आता है ताजी सब्जियों और मसालों की टोकरी लेकर। नमस्कार, मैं आपकी दावत के लिए ताजा सामग्री ला रहा हूँ। केरल के उत्सव सबसे अच्छे होते हैं ना? नमस्कार, ताजे मसाले और सब्जियों के लिए धन्यवाद। यह निश्चित रूप से हम हमारे व्यंजनों में स्वाद बढ़ाएगा। धन्यवाद। कृपया हमारे साथ ओणम उत्सव में शामिल हो। हमारी प्रश्न होगा केरल की पवित्र बोलने के बारे में मुझे और सजावट पूरी कर देते हैं। प्रिया, देखो हमारे ऊपर हमने कितना सुंदर और रंगीन है। आज के उत्सव के लिए एकदम सही है। हमने बहुत अच्छा काम किया है। छोटे फूलों को देखकर रविया को सागर से देती है। और सजावट तैयार है। चलो दावत शुरू कर देते हैं। सभी लोग कृपया अपनी जगह लें। परिवार और पड़ोसी केले के पत्तों पर खाना खाते हैं। दावत में अवियल, सांबर, तोरन और पायसम जैसे पारंपरिक व्यंजन शामिल हैं। लक्ष्मी और मीरा खाना परोसती है और सभी लोग खाना शुरू करते हैं।
आपके सामने आ रहा है ग्रुप बी। आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको अपने युवा मित्रों रोहन और मीरा के मार्गदर्शन में महाराष्ट्र में जीवन संस्कृति की आस्था ले जाते हैं। वाह, महाराष्ट्र कितना गरीब और जीवंत है, बस इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। नमस्कार रोहन, महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। मैं आपको चारों ओर दिखाती हूँ। देखने और सीखने के लिए बहुत कुछ है। शुक्रिया मीरा, हमें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? आइए कुछ पारंपरिक संगीत और नृत्य से शुरुआत करनी चाहिए। यह शानदार है। यह कौन सा नृत्य है? यह लावणी है, जो महाराष्ट्र का पारंपरिक नृत्य है। यह अपनी शक्तिशाली लय और उन्नत गतिविधियों के लिए जाना जाता है। यह शानदार है। कला की और कौन से रूप है? हमारे पास कोड़ा भी है, जो एक प्रकार का मराठी गान गीत है, जो वीरता को कहानियाँ कहता है। और वहाँ तमाशा है, एक लोक जिसमें नृत्य, संगीत और नाटक शामिल है। रोहन, क्या आप जानते हैं महाराष्ट्र में अनेक प्रकार के त्योहार भी मनाए जाते हैं? सच है, मुझे और बताइए। सबसे पहले त्योहारों में से एक गणेश चतुर्थी है, जहाँ हम बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान गणेश की पूजा करते हैं। हम रोशनी का त्योहार दिवाली और मकर संक्रांति भी मनाते हैं, जो फसल के मौसम का प्रतीक है। मुझे अच्छा लगता है कि जैसे कोई जश्न मनाने के साथ आते हैं। हाँ, त्योहार संगीत, आनंद और स्वादिष्ट भोजन से भरे होते हैं। नमस्ते रोहन और मीरा, क्या आप कुछ स्वादिष्ट महाराष्ट्र भोजन का स्वाद रखने के लिए तैयार हैं? हाँ जोगा, मुझे खास पदार्थ आजमाना पसंद है। क्या कुछ पुरणपोळी, मीठी कांदे और कुछ मसालेदार मिसल पाव आजमाएं। पुरणपोळी ठीक है और मिसल पाव स्वादिष्ट है। मुझे खुशी है कि हमारा भोजन मात्र संस्कृति की नहीं है, मीठे और मसालेदार स्वाद का मिश्रण है। मुझे दिखाने के लिए मीरा, अशोका और सभी का धन्यवाद। महाराष्ट्र सच में अद्भुत है। रोहन, महाराष्ट्र में आपका हमेशा स्वागत है। महाराष्ट्र के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। अब हमारे सामने आ रहा है ग्रुप 4। पंजाब में आपका स्वागत है। जीवन संस्कृति, स्वादिष्ट भोजन और असली उत्साह की। आइए अपने दिन की शुरुआत उनसे और उनके परिवार के साथ करें। पंजाब में एक और सुहाना दिन। उठ जाओ, मैंने तुम्हारे पसंदीदा आलू के पराठे अधिक मक्खन के साथ बनाए हैं। खाओ। दादी जी, तुम सबसे
बहुत हो गए बातें। क्या तुमने आज के क्रिकेट मैच के बारे में सुना है? भारत पाकिस्तान के खिलाफ लग रहा है। हमको देखना चाहिए और तालियां बजानी चाहिए। चाचा जी आप सही कह रहे हैं। चलिए हम आंगन में टीवी लगाएंगे और उसका मजा लेंगे। पंजाबियों के खेल खासकर क्रिकेट के प्रति जुनूनी होते हैं। यह सिर्फ एक खेल नहीं है, यह एक गर्व की बात है। चाचा जी आप क्या कर रहे हैं? मैं गेहूं की खेती कर रहा हूँ। चाचा जी, क्या आप हमें पंजाब की खेती के बारे में बता सकते हो? हाँ, मैं बता सकता हूँ। पंजाब को अन्न का भंडार बोला जाता है। पंजाब में गेहूं, धान और बाजरे या सीसू जैसे बहुत मात्रा में पौधों को उगाया जाता है। पंजाब में खेती ज्यादातर की जाती है क्योंकि वहाँ की मिट्टी खेती के लिए अच्छी होती है, इसलिए पंजाब में ज्यादातर खेती की जाती है। मानो या ना मानो, हम सबको कहानियों को बहुत पसंद है। यह कहानियाँ हम सबको बरसों से मनोरंजित करती आई है। आज कक्षा 9 के कुछ छात्रों कुछ हिंदी लेखकों की आत्मकथा हमारे सामने ला रहे हैं। तो हमारी पहली प्रतियोगी है अर्पिका ददीज। आदरणीय शिक्षिका जी और मेरे सहपाठियों को मेरा सादर नमन। मैं अर्पिका ददीज आज आप लोगों के समक्ष महान महादेवी वर्मा के जीवन चित्र का वर्णन करूंगी। मैं वो हूँ जिसने एक भारतीय कवयित्री, निबंधकार और भारतीय सेनानी की भूमिका निभाई है। जी हाँ, मैं हूँ महादेवी वर्मा। मेरा जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। मैं कॉन्वेंट स्कूल शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाया करती थी, लेकिन मेरे विरोधी और अनिच्छुक रवैये के कारण मुझे इलाहाबाद से क्राइस्ट वेस्ट गर्ल्स कॉलेज भेजा गया। वहाँ मैंने एकता किताबें सीखी, जैसे अनेकता में एकता शरीर चित्रण। यहाँ विभिन्न धर्मों के छात्र एक साथ रहा करते थे, जिसको देखकर अचंभित रह गए। पता नहीं कब मेरा झुकाव कविता संरचना और कहानी लिखने की तरफ हो गया, लेकिन मेरी इस प्रतिभा के बारे में सब अनभिज्ञ थे। एक दिन मेरी दोस्त और रूममेट सुभद्रा जो भी कविता और कविताएं लिखा करती थी, उनके सामने मेरी छिपी प्रतिभा उजागर हो गया। मेरी आजीविका हमेशा लेखन, संपादन और शिक्षण के इर्द गिर्द घूमती रही। मैंने इलाहाबाद के प्रयास महिला विद्या के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस तरह की जिम्मेदारी से मैंने महिला शिक्षा क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम उठाया। मुझे 1956 में पद्म भूषण, 1982 में ज्ञानपीठ और 1988 में पद्म विभूषण जैसे पुरस्कार सम्मान किया गया था। आखिर में ये कहना चाहूंगी कि मेरी ज्यादा से ज्यादा रचनाओं का उद्देश्य महिलाओं के जीवन संबंधित लोगों की मानसिकता को बदलने का था। मैं आशा करती हूँ कि मेरी रचनाएं महिलाओं को प्रेरित करती रहे। धन्यवाद। हमारी अगली प्रतियोगी है अभिजीत कांडोलकर। नमस्ते सभी, मेरा नाम प्रभा केतान है। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ अपने जीवन के कुछ खास पलों को आपके साथ बांटने को। मेरा जन्म 1 नवंबर 1942 को कलकत्ता में हुआ। मुझे आज भी याद है। बचपन से ही सपनों की दुनिया में खोया रहना मुझे पसंद था। मेरा जीवन 3 श्रेणियों में बटा है: व्यवसाय, रचनात्मक लेखन और मेरी भावनात्मक भागीदारी। पहले दोनों सही रास्ते पर थे, लेकिन मेरी निजी जिंदगी ने न तो मुझे कुछ दी और न ही सीखी। मैं प्रभा केतान फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष हूँ। मेरा कथक में प्रेम, मेरी कहानियों में संचार और मेरे लेखनी में व्यक्तित्व है। मुझे विभिन्न साहित्यिक संगठनों और संस्थाओं से भी मेरे काम की पहचान मिली। मुझे साहित्य अकादमी पुरस्कार
हमारी अगली प्रतियोगी है स्वरा सिन्हा। नमस्ते, मेरा नाम है अमृता पीतम। मेरा जन्म पाकिस्तान के पंजाब में 31 अगस्त 1919 को हुआ था। मेरे पिता का नाम सरकार सिंह और माता का नाम राजबीबी था। 11 वर्ष की आयु में मेरी माता का निधन हो गया था। इसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई थी। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय मैं लाहौर से दिल्ली चली गई। दिल्ली में मैं ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली केंद्र से जुड़ी थी। विभाजन का मुझ पे गहरा असर पड़ा था कि मैंने उस समय दंगे और घटनाएं देखी थी। यह खतरनाक दृश्य देखने के बाद मैंने अपनी कविता अज अफवाह बारिश शुरू की। इस कविता से दोनों के देशों के लोग जुड़ सकते थे और इस कविता ने मुझे भारत और पाकिस्तान में लोकप्रिय बना दिया। धन्यवाद। हिंदी अपनी सुंदर और रोमांचक कविताओं के लिए जानी जाती है। यह कविताएं मनोरंजन के साथ साथ हमें जीवन में महत्वपूर्ण सीख भी देती है। इसलिए आज हम सुनेंगे पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों की अद्भुत कविताएं। हमारा पहला प्रतियोगी है ईशान नायक। अब हमारे सामने आ रहे हैं अक्षत कुमार। हमारा अगला प्रतियोगी है जूलियस। हमारी अगली प्रतियोगी है विद्या शिरोडकर। Thank you.
बचाने वाली आपने आप सबको ये कौन सिखाई? मेरी माँ सबसे अच्छी सबसे न्यारी एक माँ है जो प्यारी खेल खिलाती दूध खिलाती नए खिलौने खिलाती सबसे अच्छी सबसे न्यारी मेरी माँ है मेरी प्यारी मुझे पकड़ने को खिलाता है जो दुनिया खिलाती सबसे अच्छी सबसे न्यारी मेरी माँ है मेरी प्यारी रोज खिलाती मुझे कहानी कविता है आना खानी सबसे अच्छी सबसे न्यारी मेरी माँ है मेरी प्यारी दुनिया में सबसे न्यारी मेरी माँ है मेरी प्यारी धन्यवाद। अब हमारी अगली प्रतियोगिता नाम है परिधिप्रिया। सुधीर सबको मेरा नाम है प्रतिक्रिया मैं हिंदी कक्षा में पढ़ती हूँ आज आप सभी को जीवन बनाने वाले जिसका नाम है पानी पानी है इंसान दोस्त जान लेते हैं दोस्त पानी ना होती है इस पानी में नहीं है पानी से होती है पानी और पानी से जीवन रहता है पानी से जीवन रहता है पानी मेरी माँ और बोल जान लो तुम इंसानो धन्यवाद। मेरी कविता का नाम है प्यारा देश। देश है मेरा सबसे प्यारा सबके जैसे न्यारा भिन्न भिन्न राज्यों का देश मिलकर रहने का देते संदेश अलग अलग है बोल सबकी अलग अलग है अंदाज साफ रखेंगे इसको इतना तो फूलों से महकाएगा उतना मेहनत कर हम आगे बढ़ेंगे बढ़ाएंगे अपने देश का नाम तारों से रोसे रहेगा सब करेंगे इसे सलाम धन्यवाद। शुभ दिन मेरे प्यारे गुरुजनों और मित्रों मेरा नाम नितांश दादीचे है और मैं कक्षा दो में पढ़ता हूँ। आज मैं एक कविता गाने वाला हूँ। उस कविता का शीर्षक है मेरा भारत महान। मेरा भारत देश महान हम बच्चे इस देश की शान खूब पढ़ेंगे और लिखेंगे करेंगे ऊंचा देश का नाम। अलग अलग है त्योहार यहाँ पर अलग अलग है सबके वेश अलग अलग है सबकी बोली मौसम के भी रूप बने रूप रंग में सब अलग अलग है फिर भी भारतवासी एक साथ में मिलकर रहना सीखो यही सिखाता मेरा देश। मेरा नाम है महेशा मैं दूसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा कविता का नाम हम भारत के वीर जवान हम भारत के वीर जवान ऊंची रहे हमारी शान हमको प्यारा हिंदुस्तान गाए देश प्रेम का गान हमको तिरंगे पर अभिमान हमें तिरंगे पर अभिमान अमर जवान इस पर तन मन धन कुर्बान। थैंक यू। शुभ दिन सभी को मेरा नाम है परिधिप्रिया। आज मैं आप सभी को एक कविता सुनाने वाली हूँ। उसका नाम है मेरा देश भारत। भारत हमारी माँ है माता का रूप प्यारा करना इसी की रक्षा कर्तव्य है हमारा। भारत हमारी माँ है माता का रूप प्यारा जननी समान धरती जिस पे जन्म लिया है निज अन्य वायु जल से जिसने बड़ा किया है। भारत हमारी माँ है माता का रूप प्यारा। धन्यवाद। इतिहास में कई सारे महान कवि रह चुके हैं जिनकी अद्भुत कविताओं ने लोगों को मूल्य दिए है। आज कक्षा 10 के छात्र कुछ भारत के महान कवियों की आत्मकथा हमारे सामने लेकर आ रहे हैं। तो हमारे पहले प्रतियोगी का नाम है निरंजन कहाते। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नाम है मेरा रामलाई सिंह दिनकर। खुश हो जाते हैं लोग मेरा गीत सुन कविताएं और यह देश की है मेरी पहचान क्योंकि
उसी से मिला था मुझे मेरा सम्मान। 1960 में जन्म हुआ मेरा पद्म भूषण से जीवन राज्यसभा का सदस्य भी रहा। कविताओं की दुनिया में एक महान कवि भी बना। तो आज मैं आप सभी के लिए मेरे प्रसिद्ध कविता गीत अगीत का एक अंश सुनाना चाहता हूँ, जिससे आप सभी आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण सीख ले पाएंगे। गाकर गीत विरह से तकनी निर्मला गैर याद है जो हल्का करने को उपयोग से कुछ की जाती है। तब पर एक गुलाब छोड़ता स्वर्ग की मुझे सुनाता अपने सपनों के सपनों का मैं भी को गीत सुनाता। तो इस कविता के अंश का अभिप्राय यह है कि हमारे जीवन में दोनों गीत और अगीत दोनों का ही समान महत्व होता है। तो अंत में मैं आपको मेरे कई अंश सुनाना चाहता हूँ। विपत्ति में विरोध में अड़े रहो अटल रहो, विषम समय के चक्र में साहसी प्रबल रहो, विषम समय के चक्र में साहसी प्रबल रहो। तपा में जो जला में जो चमक उसी में आई है, समस्त ताकतम में भी आगे बढ़ो सफल रहो, समस्त ताकतम में भी आगे बढ़ो सफल रहो। धन्यवाद। हमारे अगले प्रतियोगी है एनएल गौशाली। नाचना नहीं आग्रह होगा, जाएगा मरण होगा। नमस्कार मित्रों, हमारा नाम रामदयाल सिंह है। हमारा जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था। लोग हमें हमारे उपनाम देख जानते हैं। एक बात यह है, हिंदी भाषा के कवि, निबंधकार, स्वतंत्रता सेनानी, देशभक्त और शिक्षा के लिए हमारे द्वारा लिखे गए कविताओं के कारण हम विद्रोह की कविता से प्रसिद्ध हुए। हमारे द्वारा लिखे गए प्रेरित देशभक्ति रचनाओं के कारण हमें राष्ट्र कवि और युग चरण के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। 1974 मद्रास में दिल का दौरा पड़ने के कारण हमारी मृत्यु हो गई। धन्यवाद। अब हमारे सामने आ रहे हैं स्पंदन पासोरे। नमस्कार, मैं हरिवंश राय बच्चन उर्फ चंद्र बच्चन। शायद मेरे नाम को आप जानते ना हो, लेकिन कविताओं से कभी परिचय अवश्य हुआ होगा। मेरा जन्म 27 नवंबर 1907 को प्रयागराज में हुआ। देवभूमि इसे अपना सौभाग्य स्थान मानता हूँ। अपने युवा अवस्था से लेकर आज तक मैंने अनेक कविताएं लिखी, अनेक संरचनाएं की है। मधुशाला, मिलन यामिनी और अग्निपथ, इसलिए मधुशाला को मेरे जीवन की सबसे श्रेष्ठ कृति मानी जाती है। कि मैं नहीं, मेरे पढ़ने वाले, मेरे कार्य को पढ़ने वाले ये लोग कहते हैं। फिर आप जैसे इस नवयुवाओं की पीढ़ी को देखता हूँ तो यहाँ ठेस पहुँचती है, क्योंकि आप लोग धन, दौलत, मान, संपत्ति, पैसा, इसी के पीछे भागते रहते हो। शायद जीवन के रस को समझने में आप पीछे रह गए। इसी के आधार पर एक शायरी प्रस्तुत करता है। अर्ज किया है, सिर्फ पानी व पसीने में बड़ा अंतर है, एक पत्थर और नगीने में भी बड़ा अंतर है। अरे मुर्गा फड़ियों की तरह चलने वालों, सिर्फ सांस लेने और जीने में बड़ा अंतर है, बड़ा अंतर है। सन 1966 में मुझे राज्यसभा के लिए चुना गया। वास्तविकता तो यह है कि मैं मानता हूँ राजनीति मेरे लिए बनी नहीं थी। शायद कविता के क्षेत्र में मैं अच्छा काम करता, किंतु ये एक संविधान पर होने के कारण मैं इसकी सराहना करता हूँ। सन 1996 में मुझे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रुकिए तो उसी के 7 साल पश्चात पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। पद्म भूषण कहने के लिए तो एक भौतिक उपाधि है, लेकिन मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य तो पद्म भूषण था नहीं। मैं अपने जीवन में ऐसी कविताएं बनाना चाहता था, ऐसी संरचनाओं का निर्माण करना चाहता था जो
नमस्कार। हमारे अगले प्रतियोगी हैं अथर्व सावंत। मैं अटल हूँ। दोस्तों, मेरा नाम अटल बिहारी वाजपेयी है। मेरा जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के एक गांव में हुआ और दहन 16 अगस्त 2018 दिल्ली में हुआ। आप लोग मुझे भारत के एक प्रधानमंत्री के तौर पर जानते ही होंगे, लेकिन भारत के 10वें प्रधानमंत्री के अलावा मैं एक कवि भी था। कविताएं जो है मेरे लिए पन्नों पर लिखे हुए शब्द नहीं है। कविताएं जो है मेरे लिए अपने भावनाओं को समझने का एक रास्ता है। तो चलो मैं अपने एक कविता गीत नया गाता हूँ का एक अंश सुनाता हूँ। टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चिंता पलकों पर आ ठुकती। हार नहीं मानूंगा, रात नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर मिटता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, मैं गीत नया गाता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। अब हमारे सामने आ रहे हैं जो सर्वप्रिय। नमस्कार, मैं श्री शरण हूँ। मेरा जन्म 3 अगस्त 1886 को चीर गांव झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ। मेरे पिता का नाम शेख रामचरण निष्ठावान और माता का श्रीमती काशीबाई। राम भक्ति और राम की प्रतिभा मुझे मेरे पिता से मिली, क्योंकि वे राम भक्त थे। मुझे विद्यालय जाना पसंद नहीं था, इसलिए मेरे पिता ने घर पर ही मेरी पढ़ाई करवाने का निर्णय लिया। समाज में गैस जलाने में जंग होने के कारण मेरे नाम में दुख शामिल हो गया। शांति के इतिहास में उनके कई बोल का प्रथम महत्वपूर्ण कवि माना जाता है। आरंभ में मैंने ब्रज भाषा में 4 नाम कर दिया और संस्कृत छंदों में अनेक पंक्तियां लिखी। राष्ट्र चेतना, धार्मिक नैतिकता और मानवीय उत्थान मेरे काव्य के अंश हैं। मेरे द्वारा लिखी मनुष्य का कविता जो 10वीं के बच्चों ने पढ़ी है, उसकी मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूँगा। ये ऐसी है कि चारों लोग की मृत्यु हो तो मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु मरो की याद छोड़ कर सके। मेरी दुनिया देश का वर्तमान, अतीत और भविष्य बताती है। पर अचानक 12 सितंबर 1964 को मुझे दिल का दौरा पड़ा और मेरा देहांत हो गया। धन्यवाद। हमारी अगली प्रतियोगी है पार्थवी जमरावलीकर। जंगल की कहानियाँ हर पेड़ की शाखों में बसी है। इनके रहस्य हमारी कल्पनाओं से परे है। आप सभी को मेरा स्वागत करना। मैं हूँ तेजी ग्रोवर। मैं अपने शब्दों के जादू से अपनी भावनाओं को जानने का प्रयास करती हूँ। मैं विख्यात कवि की लेखिका और अनुवादक हूँ। मेरा जन्म 7 मार्च 1955 को पंजाब के पठानकोट में हुआ। बचपन से मुझे साहित्य में गहरी रुचि। दिल्ली विश्वविद्यालय से छुटकर मैंने हिंदी साहित्य में अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की। मेरी लिखना एक आध्यात्मिक अनुभव है। जब मैं लिखती हूँ एक अलग ही दुनिया में प्रवेश कर जाती हूँ। मेरी कविताओं में आपको जीवन की विभिन्नता तथा प्रकृति के नजारे मिलेंगे जो आपके दिल को छू जाएंगे। मुझे भारत भूषण पुरस्कार तथा रजा अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। मेरे 6 प्रमुख कविता संग्रहों में अहिल्या और जयानंद का समय भी शामिल है। इसके विपरीत हिंदी में मेरी प्रतिष्ठा एक सुपरिचित अनुवादक भी रही है। इस यात्रा में आप सभी का साथ पाकर मैं धन्य महसूस करती हूँ। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अब हमारे सामने आ रही है एंजल फर्नांडिस।
नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम महादेवी बलवान है। मेरा जन्म 26 मार्च 1960 को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। मैं हिंदी भाषा की कवयित्री हूँ। मैं हिंदी भाषा के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती हूँ। आधुनिक हिंदी में सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण मुझे आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं आपको मेरे द्वारा रचित अभिरुचिता कहाँ जाएगी कविता की कुछ पंक्तियाँ सुनाऊंगी। घर में पेड़ कहाँ से लाए, कैसे यहाँ घोंसला बनाए, कैसे फूले आए जोड़े, किसे यहाँ सब बात कहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ जाए। यह कविता मैंने अपने घर में आए हुए कैदी चिड़िया के ऊपर लिखी, जो कि अपना रास्ता भूल चुकी थी। बचपन से ही मुझे मेरी माँ ने कविताएं लिखने और साहित्य में दिलचस्पी बढ़ाई, जिसकी वजह से आज मैं जिंदगी में इतनी सफल व्यक्ति बनकर आपके सामने यह कविता प्रस्तुत करूं। धन्यवाद। नमस्ते मित्रों, मेरा नाम कबीर दास, लोग मुझे संत कबीर भी कहते हैं। मेरा जन्म 1398 वाराणसी उत्तर प्रदेश भारत में हुआ। आज मैं आप लोगों के समक्ष अपने विचार बांटने आया हूँ। जब मैं आज के इस समाज को देखता हूँ तो वह मुझे मेरे समय काल की याद दिलाता है। जाति, रंग, रूप, अमीरी, गरीबी, यह सब कुरीतियाँ उस समय में भी थी जब मेरा जन्म हुआ था। मैंने अपने पूरे जीवन काल में लोगों को इनसे बचने की सलाह दी थी। लगता है आज मुझे फिर से वह सलाह दोहरानी पड़ेगी। मैं शुरू से धार्मिक पाखंड का बड़ा विरोधी रहा हूँ। मेरे अनुसार ईश्वर हमारे हृदय में निवास करते हैं। उसे पाने के लिए हमें मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों या किसी भी धार्मिक स्थान में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस हमारा मन साफ होना चाहिए। अगर किसी धर्म को मानना ही है तो सिर्फ मानवता को माने। हम मनुष्य अपने आप को सच्चा ज्ञानी मानते हैं, परंतु सच्चा ज्ञानी वही है जिसमें प्रेम और करुणा की भावना हो। जाते जाते मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, मनुष्य जीवन क्षण भर के लिए है। इस पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि जितना अधिक उपयोग आप जीवन का कर सके करें। अच्छे कर्म करें, सत्य का साथ दे, छल और दिखावे से दूर रहे। धन्यवाद। अब हमारे सामने आ रही है ग्रीष्मा माइकर। लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। मैं 9 साल की थी जब मेरा विवाह ज्योतिराव फुले से हुआ। तब मुझे पढ़ने के प्रति बहुत रुचि थी और इसी रुचि को देखकर मेरे पति ने मुझे शिक्षित करने का निर्णय लिया। उन्होंने ही मुझे पढ़ना लिखना सिखाया। मैंने बहुत सी मुश्किलों का सामना किया। जब मैं पढ़ने जाती थी तब लोग मुझ पर पत्थर तथा गंद फेंकते थे, परंतु मैंने हार नहीं मानी और इसी दृढ़ता के साथ मैंने मेरे पति के साथ एक बालिका विद्यालय खोला। ज्ञान नहीं पढ़ लिखकर शिक्षित होने की मंशा नहीं, दिमाग होकर भी उसे व्यर्थ में गंवाना, उसे कैसे कहे इंसान। यह पंक्ति मेरी कविता उसे कैसे कहे इंसान में से है। इस कविता के माध्यम से मैं लोगों को अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रेरित करती हूँ। धन्यवाद। हमारी अगली प्रतियोगी है श्रेया टेलर। वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको आता है बुझाना। यहाँ पर उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि, हमारे शिक्षक वर्ग और सभी प्यारे बच्चे
अब हम सबके सामने आ रही है मारिसा कार्डोसो। नमस्ते, मैं महादेवी वर्मा हूँ। मेरा जन्म 26 मार्च 1907 को भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में फरुखाबाद जिले में हुआ था। मेरे परिवार ने मुझे शिक्षा और साहित्य का महत्व समझाया। मैंने भी अपने पढ़ाई में भी इसी विश्वास को अपनाया। मुझे बचपन से ही कविता लिखने का बड़ा शौक था। मेरी पहली कविता 10 साल की उम्र में प्रकाशित हुई थी। बचपन से ही मैंने महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय और असमानता का उजागर किया। मेरी कविता की शैली इस प्रकार है। आंधी आई और शोर से, गाड़ी टूटी है शोर से, पूरा घोंसला बेचारी का, किसी से अपनी बात करूंगी, अब यह चिड़िया कहाँ रही। इस कविता में मैं तूफानों के बाद निर्दोष पक्षी के पीड़ा के बारे में बताती हूँ। निर्दोष पक्षी मनुष्य से अधिक संघर्ष करते हैं। उनके अंडे और घोंसले नष्ट हो जाते हैं और उनके खुद को सुरक्षित रखने के लिए खानों को ढूंढना मुश्किल हो जाते हैं। धन्यवाद। अब हमारे सामने आ रही है वैष्णवी भूपलवंशी। बुढ़ेले खरगोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। नमस्ते दोस्तों, मैं सुभद्रा कुमारी चौहान एक हिंदी कवयित्री और लेखिका हूँ। लगभग की मेरी प्रसिद्ध पूरी कविता झांसी की रानी से है, इसके लिए मैं जानी जाती हूँ। यह रानी लक्ष्मीबाई के जीवन का वर्णन करने वाला भावनात्मक कविता है। यह हिंदी साहित्य में सबसे ज्यादा पढ़ी और गाई जाने वाली कविताओं में से एक है। मैंने हिंदी साहित्य में कई लोकप्रिय रचनाएं लिखी। बिखरे मोती मेरी सबसे पहली कहानी संग्रह थी और इसमें 15 कहानियां थे। मैंने हिंदी की खड़ी बोली में सरल स्पष्ट शब्दों में लिखा। लिखा बोलने कहानी के अलावा मैंने बच्चों के लिए कहानियां लिखी। एक अंग्रेजी होने के साथ साथ मैंने एक स्वतंत्रता सेनानी भी थी। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली मैं पहली महिला थी। मैं 2 बार जेल भी गई थी। मेरी बेटी सुधा चौहान ने अपनी किताब मिला देश से देश में मेरी जीवनी लिखी है। मेरे मृत्यु के बाद भारतीय डाक ने मेरी स्मृति में एक डाक टिकट जारी की थी। आशा है कि आप सबको मुझसे कुछ सीखने को मिला। धन्यवाद। अब मैं हमारी आदरणीय शिक्षिका सबरीन से विनती करता हूँ कि वह आज के इस कार्यक्रम पर 2 शब्द कहें। शुभ दिन बच्चों, आप सबको ये कार्यक्रम पसंद आया? ओके, भविष्य में हम चाहते हैं कि जिस प्रकार इन सभी बच्चों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया है, हम चाहते हैं कि आप सभी आगे आकर इस कार्यक्रम में भाग लें। यह कार्यक्रम पूरी तरह से हम शिक्षिकाओं द्वारा नहीं बनाया गया है, इसमें हमारे छात्रों का पूरा सहभाग्य रहा है। हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन ने इसके लिए बहुत मेहनत की है। ओके, जोरदार तालियां बजाइए हमारे कैप्टन। अगर हम देखें, बहुत सारे बच्चे बातें कर रहे थे बीच में। भविष्य में मैं नहीं चाहती यही प्रोग्राम नहीं, कोई भी कार्यक्रम हो, मुझे किसी की भी बात करने की आवाज़ नहीं सुनाई देनी चाहिए। आप सब अच्छा बिहेव कर रहे थे आज, नॉट सो बैड, बट इससे भी अच्छा हो सकता है। समझ में आया? क्या आप नतीजे जानना चाहते हैं? हम जितने हो सकते हैं उन सबके नतीजे आपको बता रहे हैं। कि सबसे पहले हम जानते हैं कि मुहावरों की अंताक्षरी का हमें रिजल्ट पता है, पर यहाँ पर मैं कुछ कहना चाहूँगी हाउस चारों हाउस के बच्चों को। उन्हें इस बारे में 1 महीना पहले बताया गया था, आप लोगों को तैयारी करके आनी चाहिए थी। ये मार्क्स अच्छे नहीं। ओके, नेक्स्ट टाइम हम अच्छी अपेक्षा करते हैं। तो कुछ इस तरह का हो तो आप लोग तैयारी करके अवश्य आए। समझ में आया? ये बात सबके लिए है। ओके, कुछ भी इस तरह का कार्यक्रम हो तो
अच्छी तैयारी करके आनी है ताकि आप लोगों के हाउस को अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सके। समझ में आया? ओके, तो हम यहाँ पर देखेंगे, देख रहे हैं कि हमारे मुहावरों की अंदाजे में तीसरे स्थान पर है ग्रीन हाउस। ओके, क्या करें? और येलो हाउस। दूसरे स्थान पर है रेड हाउस। और पहले स्थान पर है ब्लू हाउस। डेस्टिनेशन कविता पढ़ें, जहाँ पर बहुत सारे देखा जाए तो इस कविता पठन में पहली और दूसरी के सभी छात्रों ने भाग लिया था। जोरदार तालियां सभी पहली और दूसरी बहुत अच्छी कविताएं सुनाई। ओके, उसी के आधार पर यहाँ पर कुछ बच्चे यहाँ पर स्टेज पर आए और हम देखेंगे कि किसने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। हम उन छात्रों को वहाँ पर सुनाना चाहेंगे जिन्होंने पुरस्कार प्राप्त किए हैं। तीसरा स्थान प्राप्त किया है अक्षत ने। दूसरा स्थान पाया है परिधि ने। और पहला स्थान पाया है प्रिया ने। जोरदार तालियां बच्चों के लिए। अगली प्रतियोगिता थी विभिन्न राज्यों की प्रस्तुति। ओके, यहाँ पर हमने 4 राज्यों के बारे में जाना, उनके खान पान, उनका रहन सहन, उनके कपड़े, उन सारी चीज़ों के बारे में हमने जाना। ओके, तो यहाँ पर उन चारों हाउस ने अपने अपने राज्य की प्रस्तुति की। ओके, यहाँ पर हमें देखते हैं थर्ड प्लेस, जो तीसरा स्थान है 2 हाउस में बटा है। सबसे पहले है रेड हाउस और ग्रीन हाउस। दूसरा स्थान है येलो हाउस। और तीसरा स्थान है ब्लू हाउस। सभी को अब यहाँ पर अगर देखें, इन लोगों के लिए जानकारी इकट्ठा करना ये आसान नहीं था, फिर भी इन बच्चों ने बहुत सारी जानकारी इकट्ठा की, बहुत सारी मेहनत की और बहुत सारे बच्चे उसके कैप्टन को नहीं सुन रहे थे। नेक्स्ट टाइम हमें ऐसी सुनाई नहीं देना चाहिए कि आप लोग कैप्टन की बात नहीं मानते हैं। कोई भी कार्यक्रम हो आप लोगों के लिए आयोजित किया जाता है, तो कृपया अपने कैप्टन का साथ दे। देखा आपने अपने कैप्टन का साथ दिया तो कितने अच्छे से आपको सभी को प्राइज मिला ना। अगली प्रतियोगिता है लेखकों की अभिव्यक्ति। लेखकों की अभिव्यक्ति राइटर उन्होंने अपने आप को लेखक के स्थान पर रखा और उन्होंने क्या किया, स्थान पर रखकर मैं खुद वहाँ लेखक हूँ ये कहकर आपके सामने प्रस्तुत किया। बहुत सारी महादेवी बनवा दी ना, हाँ बहुत सारी महादेवी बनवा दी। कौन सबसे ज़्यादा अच्छी लगी महादेवी बनवा? बहुत सारी ना, और सभी छात्रों ने बड़ा अच्छा काम किया। तो हम देखेंगे तीसरे स्थान पर कौन है। तीसरे स्थान पर है स्वधा सिन्हा।
दूसरा स्थान 2 बच्चों में बना है। अद्विका ददिच दूसरा स्थान, कम आकृति सेकेंड प्लेस आकृति के लिए। To stand that side. That's all. I can't see. I'm getting her back on this girl. Tell to stand that side of me. Tell now to stand that side. और पहला स्थान है एम्बोलेशन। हमारे सामने बहुत सारे कवि आए थे, है ना? तो हम देखेंगे कि कौन से कवि ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तीसरे स्थान पर है हमारे कबीरदास। दूसरे स्थान पर है कृष्णा मयेकर। पहला स्थान किसने पाया होगा? तो पहला स्थान है स्पंदन पटोले। देश की शान के लिए, देश की पहचान के लिए, क्योंकि हर भारतीय के दिल में विराजमान है। शुभदिन आदरणीय प्रधानाचार्य, माननीय जजेस, शिक्षकगण और मेरे प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं आप सबसे धन्यवाद देना चाहती हूँ। सबसे पहले हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें हिंदी दिवस मनाने का मौका दिया। आज के हमारे जजेस जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए, आपका बहुत आभार। सर शेनॉन, सर प्रेस्टॉ, सर आकाश और ताजिया मैम, हमारे सारे शिक्षकगण और सपोर्ट स्टाफ को भी धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने यह कार्यक्रम सफल बनाने में हमारी मदद की। हमारे हिंदी विभाग की सारी अध्यापिकाओं को धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। और अंत में धन्यवाद देना चाहूँगी मेरे विद्यालय के हाउस कैप्टन और वाइस कैप्टन, हमारे प्यारे बच्चों को जिन्होंने भाग लिया और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद।